स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। और तीन मुद्दे जो आपके सामने हैं, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। संभल पर भारतीय जनता पार्टी की भड़काऊ राजनीति, आखिर राहुल गांधी को क्यों रोका। मुद्दा नंबर 2, मुद्दों से भागती भारतीय जनता पार्टी, संसद में चर्चा से ऐतराज क्यों। और मुद्दा नंबर 3, महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ खड़ा हुआ एक गांव, सरकार गठन में इतनी देरी क्यों। मगर शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज राहुल गांधी संभल पहुंचने वाले थे, मगर उन्हें रास्ते में रोका गया। इस कदर रोका गया कि इस पूरे रास्ते में बुरी तरह से जाम हो गया है। राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे। वहां 5 लोगों को जो है गोली की बलि चढ़ गए हैं, उन्हें गोली से मार दिया गया है। संभल एक ऐसा मामला है जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार भड़काने वाली बातें कर रही है। पुलिस के किरदार पर सवाल उठ रहा है, मगर उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। उल्टा आज राहुल गांधी को, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जाने से रोका गया। और आपको याद होगा, इससे पहले अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने भी जाने की कोशिश की थी, उन्हें भी रोका गया था। तो अब क्या विपक्ष मुद्दे ही ना उठाए। मुद्दों से आखिर इस कदर एलर्जी क्यों है भारतीय जनता पार्टी को, यह सवाल तो किया ही जाएगा ना। राहुल गांधी को ये जो रोकने की तस्वीर है, यह बहुत कुछ कहती है। और अपने आप में ये लोकतंत्र के लिए, विपक्ष से जुड़ी राजनीति के लिए एक शर्मनाक तस्वीर है। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाषा। अभिसार, एक बात बिल्कुल साफ है कि संभल एक टेस्ट केस के तौर पर मोदी सरकार और योगी सरकार पेश कर रही है, और इसमें विक्टिम को ही कल्प्रिट, यानी जिसको मारा गया उसे ही अपराधी बनाने की एक बड़ी साजिश है। और पूरी तरह से वे चाहते हैं कि इस पे पर्दा पड़ा रहे। कहीं से भी विपक्ष अगर वहां पहुंचेगा तो सच्ची तस्वीर सामने आएगी, मीडिया को मजबूरी में दिखाना पड़ेगा, और यह जोखिम वो उठाना नहीं चाहती। इसलिए राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी, भाकपा माले के सांसद, सबको रोका गया। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि भारतीय जनता पार्टी संभल पर लगातार जहरीली राजनीति करेगी। उनका पालतू मीडिया लगातार संभल में जो पीड़ित हैं उनकी आवाज उठाने पर प्रहार कर रहा है विपक्ष पर। जबकि आप जानते हैं कि अगर मुद्दे में इतना ज्यादा असमंजस है तो सवाल तो उठाए जाएंगे। विपक्ष को मुद्दे उठाते रहना पड़ेगा। जिनके साथ नाइंसाफी हुई है वो मुद्दे उठाते रहना पड़ेगा, बगैर इस बात की परवाह किए कि पीड़ित का धर्म क्या है। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? हाँ, मेरा ही मानना है अभिसार कि संभल हो या अजमेर, मैं इसे आइसोलेशन में नहीं देखता। ये हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट है, उसी का हिस्सा है। ये पूरे देश को दूसरी अयोध्या और पूरे देश को करबला बनाने के में तुले हुए हैं। इसी वजह से विपक्ष को रोका जा रहा है कि सच्चाई सामने ना आ पाए। बॉटम लाइन यहां पर यह है कि सवाल पूछने ना जाएं। राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, वहां पर जाहिर सी बात है 5 मौतें हुई हैं। और ये जो पूरा प्रकरण है, हम ये ना भूलें, जिस तरह से संभल की एक अदालत ने फैसला सुनाया बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने, और फिर उसके बाद जो तनाव होता है जिसके चलते 5 लोग मारे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से उसने नाइत्तेफाकी जाहिर की उस निचली अदालत के फैसले से, और कहा कि सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, उसे सील बंद लिफाफे में दिया जाए, और आगे से अदालत कोई निर्णय न ले। इससे ज्यादा शर्मनाक बात आखिर क्या हो सकती थी। मगर देखिए भाषा, मेरे सामने ये फरमान है प्रशासन का, जिसमें संभल के डीएम ने राहुल गांधी के संभल आने को रोकने के लिए पड़ोसी जिले के जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे अपील की है। उन्होंने बुलंदशहर, अमरोहा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के तमाम अधिकारियों को पत्र जाहिर करके कहा है कि राहुल गांधी को घुसने ना दिया जाए। और राहुल गांधी को खैर आज तो नोएडा से बाहर ही नहीं निकल पाए। ये कितनी कल्पना से भी विचित्र तस्वीर है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डिस्टोपिया। ये बिल्कुल राजनीति का डिस्टोपिया है एक तरह से। असल में वो कोशिश ये कर रहे हैं, देखिए ये बहुत सुनियोजित ढंग से है। जिस तरह से संभल की हिंसा हुई, मैं 100% अखिलेश यादव ने जो कहा है कि ये बीजेपी की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है कि संभल को जलाया जाए, ताकि जिस तरह से बायपोल्स में धांधली हुई है उस पर सवाल ना उठे। और सिर्फ उतना ही नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट है कि हर जगह, हर शहर में एक इस तरह का विस्फोटक रहे, जब मन आए माचिस डालिए और वो जल जाए और सब फोकस वहीं हो जाए। हम आप सब उसी पे बात करें। लेकिन इसमें ये जो एक नया प्रयोग इन्होंने किया है कि हम नहीं चाहेंगे, जैसे जागीरदार होता था ना,
राजा होता था, राजा की इच्छा है यहाँ पर योगी जी राजा हो गए उत्तर प्रदेश के। वो डिसाइड करेंगे कि कौन कहां जाएगा या नहीं जाएगा, कौन सच तक बात करेगा नहीं, और जो विक्टिम तक पहुंचने की बात है कैसे लोग पहुंचेंगे वहां पे। आपने कह दिया आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। अरे क्या हो गया इस देश में? एक देश है ये, उत्तर प्रदेश को अलग देश कर दिया है। यहाँ पर दिल्ली से आपका सांसद जा रहा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की है वहां के लोग जा रहे हैं, वो सब बाहर ही हो गए हैं। उन सबको कल इनका मनाएगा, ये घुसपैठिया कह देंगे। मतलब आप सोचिए जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, बिल्कुल, आप किस तरह से उन्हें बाहरी एलिमेंट के तौर पे पेश कर रहे हैं मुकुल। और ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और उसका पालतू मीडिया बहुत आसानी से इसे हिंदू मुस्लिम बना रहा है, ठीक है, मगर ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है। यहां सवाल एक निचली अदालत पर है कि आपने 2 घंटे के अंदर सर्वे का आदेश दे दिया। फिर जैसे कि अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वहां पहुंचती है, गाली गलौज करती है वहां के लोगों के साथ। हमारे सामने पूरा माहौल है। यह मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यह मुद्दा बतला रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर चंद्रचूड़ की जो भूल थी उसका खमियाजा पूरा देश भुगत रहा है, नंबर 1। नंबर 2, निचली अदालतें उससे क्यों लेकर अब मनमाने अंदाज में सब जगह सर्वे का आदेश दे रहे हैं। ये पूरा एक नया एक पैटर्न है, उसमें अदालतें भी शामिल हो गई हैं और हिंदुत्ववादी तो है ही, आरएसएस और बीजेपी तो शामिल है ही। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अभी आपने इसका जिक्र नहीं आया, पर एक एंगल और जुड़ गया है संभल के साथ, उसमें पाकिस्तानी एंगल जोड़ दिया गया। उसकी जो गोलियों के खोखे मिले हैं बाकायदा इतने दिन बाद, उनमें वो पाकिस्तानी, वो एंकर को पहले पता चल जाता है, रिपोर्टर को पहले पता चल जाता है, फॉरेंसिक जांच बाद में होती है। मैं कह रहा हूं कि संभल पाकिस्तान, मणिपुर म्यांमार, झारखंड बांग्लादेश, ये इस तरह से दिखा रहे हैं। अरे भाई अगर ये हाल है, दूसरे देशों के लोग इतना दखल दे रहे हैं इस देश में, तो आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये इस तरह से वो बता रहे हैं, और इसमें अदालतें भी है। इससे क्या हुआ है अभिसार, एक बड़ा ये खतरा है कि अगर हमारा एक आखिरी विश्वास किस पे था, अदालत पर, अब उस पर भी अगर विश्वास नहीं होगा, लगेगा कि वो किस तरह से बिल्कुल हर जगह, चाहे वो अजमेर का मसला है, अभी बदायूं का मसला आने लगा है, उत्तराखंड का मसला है, अदालतें एकदम आदेश जारी कर रही हैं, एकदम सर्वे हो रहे हैं, और इससे क्या होगा, एक पूरा अविश्वास का माहौल पैदा हो जाएगा, पूरे देश के लिए खतरा है। और देखिए लाखों केस पेंडिंग है यहाँ, ये ध्यान दीजिए कि ये वे अदालतें हैं, लाखों केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दुष्यंत दवे जिस तरह से रोते हुए इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मेरे देश को तबाह किया जा रहा है, यह सवाल बहुत बड़ा है। नहीं, और नहीं, हमें यह भी देखना है भाषा कि देखिए, आप देखिए जैसे ही ये लोग लोकसभा चुनावों में हारते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान 2 जगहों पे क्या हुआ, बहराइच में हिंसा हो गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में पता चला कि पुलिस खुद दंगा भड़काना चाहती थी, खुद दंगाई कह रहा है कि हमें पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया था, मगर हम पूरे महाराजगंज को आग लगा देते। बाराबंकी में आपको याद है, मस्जिद के सामने खड़े होकर मां बहन की गंदी गालियों वाला गाना चलाया गया, चप्पल फेंकी गई, और हर जगह प्रशासन खामोशी से तमाशा देख रहा है जी। और ऊपर से रहस्यमय किरदार इन जजेस का, जहां सर्वे के आदेश दे दिए जाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा था थोड़ी देर पहले, जो आप कह रहे थे कि इनके स्टैंड पॉइंट से छोटे आग, हल्की सी आप माचिस फेंकिए, बवाल। और पूरी तरह से देखिए जिस तरह से पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमें समझने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही सबसे करारी हार मिली बीजेपी को 2024 में। वो जख्म भरना जरूरी है, वो उन्होंने बायपोल में किस तरह से किया जो आपने जिक्र किया है। लेकिन इससे बड़ी जो साजिश है वो यह है कि निचली अदालतें, आप देखिए निचली अदालतें उत्तरकाशी की हो, उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की, सब जगह तकरीबन हर जगह यही मोडस ऑपरेंडी है। और जिस पर लोग बात कर रहे हैं कि ये अचानक जिस तरह से आग सुलगाई जा रही है और सारा का सारा फोकस, और मंत्री बोलते हैं अजमेर में राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, वो ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि अजमेर के नीचे मंदिर के अवशेष मिल सकते हैं। यहाँ तो खुदाई भी नहीं हुई है, वो पहले से दावा कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, हम अदालतों के फैसलों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है निचली अदालतों पर। आदित्य सिंह ने जो संभल मामले में फैसला सुनाया, इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। शांति भंग हो रही है, उस पर उनकी चिंता है। मगर मैं यहां आपसे एक जानना चाहता हूं बात यहां पर मुकुल, कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है ना कि अखिलेश दखल दें, राहुल इस तरह से जो रोका गया, जो बार बार हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं,
कि भाई देखो ये मुसलमानों के लिए चले गए, भाजपा यही चाहती है। और मैं एक पापा की परी को सुन भी रहा था एक वीडियो क्लिप में जो वायरल हो रहा है कि भाई आप बहराइच तो गए नहीं, हाँ बहराइच तो गए नहीं, जबकि बहराइच में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी वहां दो चीजें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने परिवार से मिला, उन्हें राहत पहुंचाई, और दूसरी बात वहां पर तो पुलिस के किरदार पर सवाल है ना। यहां तो इंसाफ नहीं मिल रहा है, यहां कई चीजें कटघरे में, प्रशासन से लेकर अदालत तक। अब विपक्ष इंसाफ की बात भी ना करे। नहीं तो वही है कि 10 दिन बाद भी अगर प्रतिपक्ष के नेता नहीं जा सकते तो कुछ तो छिपाया जा रहा है, कुछ तो पर्दादारी है। पर अभिसार में एक और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दरअसल क्या हुआ कि मंडल आया जब 90s में, तो उसके खिलाफ एक कमंडल का आंदोलन, अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ। इस समय जब ओबीसी का मुद्दा आया, जातीय जनगणना, जी जातीय जनगणना का मुद्दा आया, जब संविधान का मुद्दा आया, लोकतंत्र खतरे में मुद्दा आया, जब मुद्दे आए, चाहे वो घोटाले के मुद्दे आए हैं अडानी जी के, इन सब चीजों पर कोई बात ना हो, इन सब चीज तो एक तरह से इस तरह का ये सब सिलसिला शुरू कर दिया गया कि दरअसल अब क्या है, पूरा मीडिया अगर आप देखें या पूरी जनता में बात देखें तो वो हर मस्जिद के नीचे मंदिर और इस सब की बातें हो रही है। तो वो चीजें वही है, बिल्कुल कमंडल जो आया था मंडल के खिलाफ, अब जाति जनगणना के खिलाफ ये नई मैं जल्दी से त्वरित आप दोनों से एक टिप्पणी चाहता हूं। राहुल गांधी का जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक खतरा है कि राजनीतिक तौर पर यह उनके लिए नुकसान का सौदा भी हो सकता है। खास तौर से आप देखिएगा प्राइम टाइम में क्या जहर उगला जाता है उनकी इस कोशिश को लेकर, वो पहुंच भी नहीं पाए अब तक जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। तो ये राहुल गांधी के किरदार के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि उनके लिए भी कोई बहुत ज्यादा फायदे का सौदा नहीं दिखता राजनीतिक तौर पर, खासकर तब जब बीजेपी उसे हिंदू मुस्लिम कर देती है। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी आयरनी है कि अगर आप न्याय के लिए बात करें, अगर मैं आप मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं उनके लिए बात करें तो हमें और आपको मुसलमान परस्त कह दिया जाएगा। नदीम खान के पक्ष में बात करें तो मुसलमान पक्ष कह दिया जाएगा। मेरा यहाँ सीधा सवाल है कि राहुल गांधी इसके अलावा क्या करते? ये मुसलमान देश के नागरिक हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट इंडियन सिटीजन। बिल्कुल। आप तो बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर परेशान हैं, हम तो देश के मुसलमान और मैं कुछ और कह रहा हूं। भाषा सुनिए ना, मैं वो भी नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री ने बांग्लादेशी हिंदू पर मुंह का खोला है। वो तो साबरमती रिपोर्ट देख रहे थे। नहीं, और अभी तक कहां मुंह खोला है तक बांग्लादेशी हिंदू पे? अभी तक बुला के सम्मन कर लेते। हाँ? वो सम्मन भी नहीं हुआ। लेकिन यहां पर देखिए ये एक जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, यह राहुल गांधी के लिए बहुत जरूरी है कि उनको कुछ भी कहा जाए, और उनके बारे में जितना दुष्प्रचार हो चुका है अभी सर, मुझे लगता है आज की तारीख में राहुल गांधी उस दुष्प्रचार से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर आपकी राय? मैं कह रहा हूं कि केवल ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, देश के अमन पसंद, इंसाफ पसंद और मुसलमान भी और अल्पसंख्यक और दूसरे भी। नेता प्रतिपक्ष ये कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि एक राहत, एक उम्मीद की किरण दिख रही कि कोई तो बोल रहा है। ये बहुत जरूरी है राहुल के लिए। और न सिर्फ राहुल, अखिलेश भी उग्र होकर संसद के अंदर बोल रहे हैं। सभी को बोलना चाहिए, वो मायावती हो चाहे यूपी की, वो खामोश है वैसे। हाँ, उन्हें सबको बोलना चाहिए। तो ये लगे कि ये देश लोकतंत्र है और इसमें सब लोगों की जगह है, सब लोग नागरिक हैं, ये इसलिए बहुत जरूरी है। और मैं भाषा कुछ और कहना चाहता हूं। ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये देश कानून के हिसाब से चलेगा या आपकी नफरती राजनीति के चलते चलेगा। इस देश के सामने एक मिसाल है, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र है वो बना रहेगा। राम मंदिर बाबरी को एक अपवाद था महज जी। मगर आपके पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ज्ञान व्यापी पर सर्वे का आदेश दे देते हैं कि नहीं होगी। उसने एक भानुमति का पिटारा खोल दिया है। यह मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये मुद्दा इस बात को लेकर है कि यह देश कानून से चलेगा या आपकी राजनीति, आपकी नफरती राजनीति से चलेगा भाई। क्योंकि देखिए यहां पर अगर राहुल गांधी ये नहीं करते तब हम आप बैठ के बात करते कि राहुल गांधी ने ये काम क्यों नहीं किया। न्याय के लिए आवाज उठाना सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं, मोदी जी को भी मुंह खोलना चाहिए था कायदे से कि क्या हो रहा है, कैसे 5 लोग मारे गए। यहां पर 5 लोग मारे गए हैं और सारी की सारी कहानी दूसरे ढंग से हो रही है। मैं इसीलिए बार बार कहती हूं संभल, क्योंकि संभल टेस्ट केस है। जो लोग मारे गए हैं उन्हें ही कल्प्रिट बताया जा रहा है। ये बहुत बड़ा गेम प्लान है। मुसलमान मारा गया, बताया गया कि मुसलमानों ने ही उनको मार दिया है। आप सोचिए इससे बड़ी जो साजिश है। जाफर अली जो वकील हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने सुना
कि गोलीबारी का आदेश दिया जा रहा है। तो सारा सच छुपाकर और तस्वीरें नहीं, भाषा में कुछ और कह रहा हूं, तस्वीरें भी सामने आई थी। कानून तस्वीरें भी सामने आई थी गोलीबारी की, पुलिस गोली चला रही थी, पुलिस गाली गलौज कर रही थी, ये सब तो तस्वीरें हैं। कानून की जो आपने बात की वो कानून उनके हिसाब से है। अगर राम मंदिर पर फैसला देती है तो संविधान और कानून है और हमें अदालत को मानना चाहिए। अगर वो नहीं देती, ये बात पहले ही आ चुकी थी, अगर उनके पक्ष में नहीं आता तो वो नहीं मानते। तो यही वाली बात है। वो अब कहेंगे कानून के तहत ही हम सर्वे करा रहे हैं, लेकिन सर्वे के साथ जिस तरह का उन्माद पैदा किया जा रहा है, जिस तरह का शक और जिस तरह से लोगों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा, ये वाकई में एक खतरे की घंटी है। नहीं, और सर्वे क्यों? मेरा तो ये कहना है कि जब एक देश का कानून है 91 का, तो सर्वे की क्या जरूरत है? क्योंकि ये जो कैन ऑफ वर्म्स है जिसे कहते हैं कि भानुमति का पिटारा है, उसकी एक सभ्य अनुवाद है। नहीं तो मैं तो कहूंगी कि जो जिन आप निकाल रहे हैं, जहरीले नाग निकाल रहे हैं, ये तो पूरे देश को तबाह करने के भाषा। इसका क्रेडिट एक शख्स को जाना चाहिए, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। उस बारे में बताएं जरा। वो अपनी लेगेसी के बारे में बहुत परेशान थे कि मेरी विरासत को कैसे देखेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी, आपकी लेगेसी को हम, और सिर्फ हम ही नहीं, पूरा देश देख रहा है कि ये जो जहरीले नाग आपने खोल दिए हैं, इससे हर शहर, हर मस्जिद, हर मजार, हर धार्मिक स्थल, क्योंकि आज की तारीख में बौद्ध भी बोलने लग गए हैं कि अरे भाई, अयोध्या के नीचे तो हमारे भी चीजें मिली थी। बिल्कुल वाजिब बात आपने कही। देखिए किस तरह से बिहार में बोध गया में वीडियोस आए हैं जहां पर बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडव बना के पूजा जा रहा है। तो ये जो नफरत है, रुकेगी नहीं। और क्यों चाहिए हमें 2024 में? यही तो बात है, ये कहां पर रुकेगा? अब सोमनाथ मंदिर के नीचे बौद्ध स्थल का दावा, ये कहां रुकेगा भाई? अब बौद्ध दावा करने लगे। हाँ, अब हम जानते हैं कि ये सिस्टम आपके हाथ है, आपने सिस्टम को हैक कर लिया है, लिहाजा बाकी और किसी की नहीं सुनी जाएगी। मगर इस दीवानगी को, इस पागलपन को कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो वही कितने ज्यादा धार्मिक स्थल खोदे जाएंगे और दंगे के हालात बनाए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये धर्म भी नहीं है। अगर हम एक बात करें, क्या धर्म है? एक साकार को पूछता है, एक निराकार को पूछता है। सब ईश्वर अल्लाह के ही घर हैं। अगर आप माने तो आपको क्या चाहिए? अब हर गली मोहल्ले में मंदिर हैं, आप घरों में मंदिर बनाते हैं, सोसाइटी में मंदिर हैं। अब और कितने मंदिर चाहिए? कैसे होगी पूजा उसकी, ईश्वर की? नहीं, मैं कह रहा हूं, आप खून में सने हाथ लेकर ईश्वर की पूजा। वही मैं कह रहा हूं, ये तमाम जो धार्मिक स्थलों के वजूद को लेकर हम क्या समाज में अराजकता पैदा करेंगे? और उससे भी बड़ी बात भाषा, हम कब तक अपने देश की माइनॉरिटीज को इस तरह से डीमोनाइज करते रहेंगे? आपने एक तरह से उनसे वोट करने का अधिकार छीनने की आप कोशिशें करते रहते हैं, और यहां पर वो प्रदर्शन करने बाहर निकले तो गोली चला दो। वो घर के अंदर बैठे, अपने मस्जिद के अंदर बैठे हो तो आप जो हैं, कुछ लोग जो हैं अश्लील गाने, मां बहन की गालियां चलाने वाले गाने आप चला दो जी। मतलब करे तो करे कहां और जाए तो जाए कहां? देखिए, पूरी कोशिश है कि एक सिविल वॉर में, क्योंकि ये लोग सीख नहीं रहे, मणिपुर इन्हीं की वजह से जल रहा है अभिसार। मत भूलिए 19 महीने हो चुके हैं अभिसार। वहां पर भी ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बीजेपी का पैदा किया हुआ है, जहां पर आप दो धर्मों, दो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में इतने लोगों की जान जा रही है। और देखिए, हम और आप भी इसी पे चर्चा कर रहे हैं। 2 साल में सबसे नीचे है जीडीपी 5.4, मैन्युफैक्चरिंग 2.2 पर पहुंच गई है, जिस पर हमें और आपको पूछना चाहिए था सवाल कि मोदी जी, वेयर इज योर विकास? वही सब तो छुपाना है, वही सब छुपाना है, असली मुद्दों को छुपाना है। और देखिए, अभी एक और वो, हालांकि खबर पुरानी है, पिछले साल की है, कि भाई फेक न्यूज में, व्हाट्सएप ग्रुप में झूठे प्रोपेगेंडा में भारत नंबर 1 है। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और उसकी सोच की देन, उसकी आईटी सेल की देन कि आज देश इस तरह से बदनाम हो रहा है। मगर इस देश के लोग जो ब्रेन वॉश्ड हैं, जिनके दिमाग को धतूरा चटाया जा चुका है धर्म का, और मैं इसे धर्म बिल्कुल नहीं एक तरह से देख रहा हूं धर्म के तौर पर इसे, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की सोच है जो लोगों पर बरपाई जा रही है और उसके अलावा कुछ नहीं। बहरहाल, अब मैं रुक करूंगा अपने दूसरे मुद्दे का, और दूसरा मुद्दा है संसद के अंदर मुद्दों से भागती भारतीय जनता पार्टी। अडानी की चर्चा नहीं, मणिपुर की चर्चा नहीं, संभल पर मुश्किल से कल बोलने की इजाजत दी गई, और इसमें जो किरदार दिखाई देता है वो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल? मुझे लग रहा है कि देश की संसद को बिल्कुल तमाशा बना दिया गया है। अब कुछ चलेगा तो वो चुनावी प्रचार भाषण चलेंगे, और वो भी सिर्फ प्रोपेगेंडा होगा। इसी वजह से बीजेपी इन मुद्दों पर बात ना हो, जो हमने अभी बात की, जीडीपी हो चाहे कुछ भी हो देश की,
उस पर बात ना हो, इसी वजह से घोटालों पर बात ना हो, इसी वजह से वो संसद को चलने नहीं देती। मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष नहीं, सरकार नहीं चलने दे रही है संसद को। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, मेरा मानना है कि संसद के भीतर और बाहर नैरेटिव सेटिंग में मोदी सरकार फेल हो रही है। सबसे बड़ी तस्वीर यही है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि मोदी इज इक्वल टू अडानी, दोनों एक हैं और तभी सेफ हैं। इससे बचकर किस तरह से मोदी सरकार संसद चलाएगी और संसद ना चलने देगी, यह सब कुछ उसके रिमोट कंट्रोल में है, क्योंकि अब किसान भी जमीन पर आ गया, इसलिए और संकट गहरा रहा है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि संसद के अंदर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और वहीं लोकसभा में ओम बिरला का जो रवैया, लगातार उन पर पक्षपात का आरोप लग रहा है और हर गुजरते दिन के साथ यह तस्वीर बहुत शॉकिंग है। जैसे ही मुद्दा उठाते हैं, जगदीप धनखड़ का बर्ताव ऐसे हो जाता है मानो वो किसी पार्टी के सदस्य हैं, और ये ना राज्यसभा की गरिमा के लिए सही है और इसी तरह से लोकसभा में वही किरदार ओम बिरला का दिखाई देता है। मैं ये कहता हूं यहां पर मुकुल कि भाई अडानी पर मुद्दा जो है वो एक अमेरिकी अदालत उठा रही है, गिरफ्तारी का वारंट उन्होंने जारी किया है। माधवी बुच के किरदार पर सवाल उठ रहा है जो साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। आप उस पर चर्चा भी ना कराएं, वो शब्द जो है वो कहना मुश्किल हो गया है संसद के अंदर। नहीं तो चर्चा क्यों कराएंगे बताइए? जैसे वो कह रहे हैं राहुल भी कि अडानी और मोदी एक हैं। अगर चर्चा अडानी पर होगी या बुच पर होगी तो फिर उसकी आंच किस पर आएगी, ये आप कहने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कहा जाता था कि एक तरह से पूरा एक जो एक दूसरे का वो है कि वो बिल्कुल स्विस बैंक वाला ही मसला है कि यहाँ का काला धन कहाँ छिपा रहता है। तो वही है कि एक दूसरे के हित हैं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी, और इस पर चर्चा ना हो इसलिए इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दे, वक्फ बिल, ये बिल, वो बिल, इस तरह की चीजें लाई जाएंगी। भाषा, अगर ये 2014 से पहले का मंजर होता तो देखिए मीडिया जो है इस खबर को कैसे खेल रहा होता कि देश के सामने इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, अडानी, मणिपुर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक, उसके अलावा संभल में बिगड़ते हालात, मगर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? पिक्चर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री सदन में भी नहीं आते हैं। मतलब मीडिया के पास इस खबर को उठाने का पूरा एक आपके सामने जरिया है, मगर नहीं साहब, चर्चा तक नहीं उसकी। कमाल एकदम, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर अब तो जो मीडिया का हाल है वह तो और ज्यादा जो भक्तगण नहीं कर पा रहे हैं अभिसार, उससे भी आगे बढ़कर वो काम कर रही है। और यहाँ मैं आपको याद दिलाऊं, अगर स्क्रीनशॉट्स हम देख सकें कि किस तरह से आरएसएस मोहन भागवत का बयान आता है, 3 बच्चे पैदा करने वाला, और उस पे टीवी चैनल चलाते हैं क्या कि घटोगे तो कटोगे, ये टीवी चैनल चला रहे हैं, उनके थंबनेल्स हैं ये। तो आप देखिए कि यहाँ पर आप सवाल क्या पूछेंगे? आप यहाँ पर तो सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश से और राहुल गांधी से कि तुम्हें खाली मुसलमानों की चिंता है, एज इफ कि उन्होंने स्टैंड ले लिया है कि भाई मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है और मुसलमानों की हमें जरूरत नहीं है। तो इस तरह का नफरती एजेंडा अभी बीजेपी का आईटी सेल चलाए ना चलाए, लेकिन यहाँ पर जो मीडिया बैठा हुआ है वो पूरी तरह से हॉबनॉबिंग ही नहीं है अभी साहब। यहाँ पर होड़ लगी हुई है, दिखाई दे रही है कि हम और ज्यादा सांप्रदायिक कैसे हो सकते हैं। एक फर्जी खबर आती है कि पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं। फर्जी खबर इसलिए क्योंकि अभी तक पुलिस ने उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन आप देखिए इस पे शो पर शो हो जाते हैं क्योंकि मुसलमान है इसलिए पाकिस्तान है, और ये सारा नैरेटिव होता है कि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब इसी तरह से तबलीगी जमात की बात आई थी तो उस वक्त भी मैं नहीं भूला हूं, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल ने कहा था कि इसमें पाकिस्तानी एंगल है। उनका वो जो गुल्लू था उससे मैंने सोशल मीडिया में सवाल किया था कि तुम जो इतना बड़ा दावा कर रहे हो, तुमने पुलिस को जानकारी दी? वो पूरी तरह से बौखला गया था। तबलीगी जमात में वही पाकिस्तानी एंगल। सबसे बड़ी बात, अगर यहां पाकिस्तानी कारतूस पहुंचे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? और अब आपने जैसे कहा संभल कोई सीमावर्ती शहर, बहराइच में भी यही हुआ। बहराइच में जब एक हत्या हुई उसके बाद ऐसे उसके सनसनीखेज खुलासे हुए जिसे वहां की पुलिस को कहना पड़ा कि भाई ये सब गलत चल रहा है। ऐसे ऐसे कि इतने उसे कट लगाए गए, ऐसे मारा गया, करंट दिया गया। मैं मुद्दे पे रहना चाहता हूं। संसद में बता रही हूँ कि देखिए संसद में इतना बड़ा मुद्दा अडानी का, लेकिन डिबेट क्या है?
कि सोरोस कनेक्शन है। बताइए। अब संबित पात्रा यहाँ बोले पहले या बाद में, लेकिन मीडिया घराने में ये डिबेट चलती है, टाइम्स नाउ में डिबेट चलती है कि ये सोरोस कौन है और सोरोस के हाथ में राहुल गांधी कैसे खेल रहे हैं। मतलब सोरोस और राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं कि वो एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट जो है अपनी तरफ से आदेश देता है, और उसमें भी वो राजीव चंद्रशेखर जो हार गए थे चुनाव, वो कह रहे हैं साहब इसके अंदर डीप स्टेट है। मतलब हर चीज में साजिशें साजिशें। मेरा कुछ और कहना है यहां पर मुकुल भाषा, तुम हर चीज में साजिश ढूंढोगे, तुम इस देश की जनता को इस कदर ब्रेन वॉश और दिमाग से पंगु बना रहे हो, हर किसी को तुमने हर चीज में आपको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दिखाई देती है। मगर मैं जो एक और बात करना चाहता हूं आपसे मुकुल, वो है जगदीप धनखड़ और ओम बिरला का किरदार। इस पर हमें बार बार चर्चा करने की जरूरत है। भूल जाइए उनका आचरण क्या है। हमें याद है जब अडानी पर राहुल गांधी ने भाषण दिया था, 19 जगह से नोश दिया गया था, कुछ दिनों बाद उनकी सांसदी चली गई थी, मगर उनके चेहरे के भाव, वो अपने चेहरे के भाव भी नहीं छुपा पाते हैं। मतलब विपक्ष कुछ कह रहा होता है तो इतने तनाव में दिखते हैं वो लोग। तो वो बिल्कुल खुल गए हैं। देखिए उनका चेहरा बिल्कुल खुल गया है, चाहे वो सभापति के तौर पे हों, उपराष्ट्रपति के तौर पे हों, या वो स्पीकर के तौर पर हों। बिल्कुल मतलब ये लगने लगा है, और वैसे लोगों को अब कोई शक भी नहीं रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे वो सब लोग बीजेपी के भाई चुने गए हैं, तो वो उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं, जो संवैधानिक पद की एक मर्यादा होती है। यही इनके साथ हुआ, यही कोर्ट के साथ होता जा रहा है। लोगों का विश्वास, और वही कि इस तरह इतनी ज्यादा केओस हो जाएगा कि पंगु हो जाएंगे वाकई में लोग कि ये हो क्या रहा है। तो किस पे विश्वास करें? स्पीकर आपका संरक्षण नहीं कर रहे हैं, सभापति आपका संरक्षण नहीं कर रहे हैं विपक्ष की, तो विपक्ष की बात कहां होगी? ना संसद में हो रही है, सड़क पे जा रहा है, उसे रोक दिया जाता है। हाँ। तो फिर क्या होगा? तो ये एक बहुत बड़ा संकट है लोकतंत्र के लिए। और भाषा, देखिए मैं कह रहा हूं, ये जो चर्चा नहीं कराई जा रही है और जिस तरह से भाषणों को नोच दिया जाता है, राहुल गांधी के भाषण नोच दिए गए। आपको याद होगा जब उन्होंने अराजकता की बात की थी, तो उन्होंने जब स्पष्टीकरण दिया था कि मैं बात कर रहा हूं हिंसक की, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहा हूं। उन तमाम चीजों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। ये लंबी प्लानिंग देखिए कैसे है, यानी कि आज से कई सालों बाद जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो यहां इन तमाम चीजों का जिक्र नहीं मिलेगा। आरएसएस ऐसे सोचती है, संसद के अंदर जो एक्सपंज की जाती है कार्रवाई, उसके पीछे भी यही सोच है भाषा। देखिए पूरी तरह से तैयारी यह है कि इतिहास पुराना तो हम पलट ही रहे हैं, अपने हिसाब से बता देंगे कि शिवाजी जीते अकबर हार गए, ये सब तो हो ही गया उनकी तरफ से। और हर जो सुंदर चीज है, ताजमहल से लेकर अजमेर की दरगाह जो एक कम्युनल हार्मनी का प्रतीक था, उसको भी ध्वंस ये उसी तरह से कर रहे हैं जैसे तालिबान ने वहां पर ध्वंस किया बुद्ध की सबसे बड़ी स्टैचू को। तो ये पूरा पैटर्न वही है कि हम जो चाहेंगे, हम जो कहेंगे वही इतिहास होगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इतिहास के पन्ने में चाहे हिटलर हो या तालिबान कभी गुड बुक्स में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि नफरत फाइनली नफरत ही को जन्म देती है और एक भस्मासुर को पैदा करती है, जो हमें इस देश में भी अभी दिखाई दे रहा है कि आप कितनी नफरत फैलाएंगे भाई। और संसद के भीतर आप कार्रवाई नहीं चलने दे रहे। कल अखिलेश के भाषण पर जिस तरह से परेशान हो रहे थे हमारे तमाम सत्ता पक्ष के लोग, तो उससे ऐसा लग रहा था कि अरे संभल का सच ज्यादा कहीं सामने ना आ जाए, कहीं ज्यादा डिबेट में ना आ जाए। तो ये एक पैटर्न है। लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली जो निगेटिव फोर्सेस हैं उनका एक अंत होता ही होता है। पर एक और मैं बता दूं उम्मीद की बात, 10 साल शासन हो गए, 11वां साल चल रहा है, मीडिया पूरा है, अदालतें अब इस तरह, उसके बावजूद इतने परेशान दिख रहे हैं ये लोग। अब भी इनके हाथ में पूरी तरह कब्जा नहीं आ पा रहा है। अब भी लग रहा है कि कुछ चीजें हैं। मुकुल आप जानते हैं, मुझे लगता है कि इस देश की कोई हस्ती है कि जो मिटती नहीं, वो जो बात है ना। दूसरी एक और बात है, आप शोज भी देखिए, आप इनके सारे जो गोदी मीडिया पालतू के शोज देखिए, योगी वर्सेस ऑल, मोदी वर्सेस ऑल। अरे भाई तुम 10-11 साल से सत्ता में हो, अब भी विक्टिम कार्ड खेलोगे? अब भी एक बेचारा यहां पर और बाकी सारे, उन बाकी सारों के पास क्या है? तुम्हारे पास एजेंसीज है, सब कुछ है तुम्हारे पास, बस हाँ विश्वसनीयता नहीं है। यही मैं कह रहा हूं कि बौखलाहट इसी वजह से है कि इसके बावजूद इस देश को वो उस तरह से कब्जे में ब्रेन वॉश नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी बात है। चलिए अब हम रुक करेंगे तीसरे मुद्दे का, महाराष्ट्र की राजनीति। इतने दिन हो गए, अब आखिरकार 5 को महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिल जाएगा, मगर कितना ड्रामा हुआ। अगर अभी तक ये तय नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हालांकि कई अखबार उनका नाम का जिक्र कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे भी मान गए हैं। मगर अब सोचिए कर्नाटक में गोदी मीडिया का क्या रवैया था। बमुश्किल 1-2 दिन ही हुए थे और लगातार गोदी मीडिया कहने लगा कि जनादेश का अपमान है, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था महाराष्ट्र में, वो भी नहीं हुआ। इस बीच मारकरवाड़ी, एक गांव
उसने ईवीएम का विरोध किया। उसने कहा कि हमने जो वोट डाला, नतीजे उस हिसाब से नहीं दिख रहे हैं। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगी भाषा। अभिसार, एक बात साफ है कि 23 नवंबर को आया परिणाम और 3-4 दिसंबर तक सरकार का ना बनना अपने आप में दिखा रहा है कि कितना गहरा संकट है और किस तरह से चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज है 10-11 दिन देना। और दूसरी तरफ ईवीएम पे जो सवाल उठा है कि ये 13% अधिक वोट आए तो आए कहां से, इसका जवाब देना होगा। गांव ने राह दिखाई है जो दूर तक जानी चाहिए और विपक्ष को इस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि मुद्दा यह नहीं है कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं, मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता हमेशा के लिए हैक हो गई है। यहां सवाल उसकी विश्वसनीयता का है कि एक गांव इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के नेता कल देर रात चुनाव आयोग पहुंचे, उन्होंने कुछ सीधे कठिन सवाल किए, मगर हर बार की तरह राजीव जी से हम कोई सवालों के जवाब की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मुकुल, क्या है इस मुद्दे का पंच? हाँ, मैं इस मॉक पोल को एक जनमत संग्रह की तरह देखता हूं और मुझे लगता है कि जनता एक नई तरकीब लेकर आई है, जनता ही एक नई राह दिखाएगी। अगर ईवीएम, जैसे आपने कहा कि हैक नहीं हो सकती, लेकिन चुनाव आयोग की विश्वसनीयता हैक हुई है, उसकी राह अगर कोई दिखाएगी आगे, तो वो जनमत संग्रह जो मॉक पोल के माध्यम से है और एक नया अध्याय लिखा जाएगा। भाषा, मार्करवाड़ी में जो हुआ, क्या हम उसे वाकई मील का पत्थर मान सकते हैं? क्योंकि देखिए, वोटिंग तो हो नहीं पाई जी। मगर हाँ, प्रशासन ने अपने आप को बुरी तरह से एक्सपोज किया। आपने धारा 144 लगा दी, आपने पूरा उग्र, मतलब वो लोग एक मॉक पोलिंग करना चाहते थे। देखिए, उनकी तैयारी भी पूरी थी। उन्होंने बैलेट पेपर्स बना लिए थे, मतपत्र बना लिया था, उनका एक पीठासीन अधिकारी भी था। एक सामान्य प्रक्रिया, खेल वाली प्रक्रिया थी जी। मतलब देखिए, इतने इनसिक्योर हैं, उस तक की इजाजत नहीं दी। देखिए, इनसिक्योर नहीं, उन्हें पता है कि उन्होंने चोरी की है और चोरी पकड़ी जाती, चोरी वो भी सार्वजनिक तौर पे पकड़ी जाती तो क्या होता, और उसकी मिसाल देश भर में जाती। और देखिए, मिसाल जाती नहीं, मिसाल तो जाएगी अभिसार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आग यहां तक नहीं रुकेगी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि 2014 के बाद से लेकर 2024 के अंत में हम बैठे हैं, अभी तक जनता ने ही रास्ते खोजे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे किसान का आंदोलन हो, या फिर ईवीएम की रक्षा कैसे करनी है, चुनाव के बाद कैसे हार्ड रूम्स के सामने बैठना है, पंगत बैठा के बैठना है, जाके देखना है कि ट्रक में कहां जा रहे हैं, किस तरह से पैसा दिया जा रहा है। और आप ना भूलिए, महाराष्ट्र में वो बंदा जो पकड़ा गया था 5 करोड़ के साथ, वह भी जनता ही वहां पहुंची थी, पुलिस थोड़ा पहुंची थी पकड़ने के लिए, शराब पकड़ी गई थी वो भी। तो ये जो आग है, ये बड़ी जबरदस्त आग है। और ईवीएम पर जो भरोसा इसलिए भी नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूं, ईवीएम को जोड़ रही हूं, 13% वोट बढ़ना एक दिन बाद, 20 तारीख को आपका मतदान आखिरी होता है, 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन देता है इतने % वोट, अगले दिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कहती है कि उसमें 13% का इजाफा हुआ है। वो वोट कहां से आए, कम से कम उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना तो चाहिए। मैं अक्सर अपने शोज में कहता हूं मुकुल कि देखिए, ईवीएम हैक हो सकता है, नहीं, ये जांच का विषय है। जो भी सामने आएगा प्रॉपर जांच से, आप उसी पर कुछ कह सकते हैं। मगर मैं जो बार बार कहता हूं कि आपने जब सिस्टम हैक कर लिया हो, देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, और यही वजह है कि मार्करवाड़ी जो है उसका विश्वास इस प्रक्रिया पर नहीं रहा। महाराष्ट्र में क्या हुआ, पहले हरियाणा के साथ चुनाव हो जाते थे, 1.5 महीने का डिले हो गया ताकि आप लाड़की बहन योजना का पैसा जारी कर सके। हमारे सामने था कि चुनाव जिस दिन घोषित हुए उसके एक दिन पहले मुंबई का टोल जो है वो फ्री कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, चुनावों के दौरान एक दिन पहले विनोद तावड़े 10 लाख रुपए के साथ पकड़े जाते हैं, शिंदे का नेता 2 करोड़ के साथ पकड़े जाता है। यह सब दिख रहा है हमारे सामने और चुनाव आयोग खामोशी से सब देख रहा है। तो सिस्टम हैज बीन हैक्ड। तो वही है, चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव घोषित करता है, ये समझिए कि वो वहां से बीजेपी के यहां से लेटर आ जाता है, वो उसी तरह से। आपको याद होगा, दिल्ली के चुनाव की तारीख भी पहले मनोज तिवारी ने एक बार बता दी थी कि कब होने जा रहे हैं। तो पिछली बार की बात बता रहा हूं,
यही है, मैं कह रहा हूं कि जो गांव है महाराष्ट्र का, ये एक नया रास्ता दिखा रहा है। और ये जो कह रही है भाषा कि ये चीज यहाँ नहीं रुकेगी, और अभी कई गांवों ने घोषणा कर दी है कि वो मॉक पोल कराएंगे, और वो कराने ना दें भले ही, लेकिन एक नया मैसेज, नया रास्ता तैयार हुआ है कि जनमत संग्रह हो रहा है बीजेपी मोदी सरकार के लिए। तो इसे मानना या ना मानना अलग बात है, वो पर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, इस पर आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है कांग्रेस ने जिस तरह पहली बार खड़गे जी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं, ईवीएम का मसला ये नहीं कि वो एक दिन हैक हो गई, जो आपने कहा सिस्टम हैक और वोटों का मैनेजमेंट जिस तरह से है। अब आप ये बताइए कि महाराष्ट्र में 12% 13% वोट बढ़ जाता है, झारखंड में क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि वहां आपकी सरकार नहीं थी, वहां आपका पूरा वो नहीं था। वहां भी तो उसी दिन चुनाव हुआ था, वहां अगले दिन मुश्किल से 1 या 2% का वोट की बढ़ोतरी हुई, जो बात तक आती है। लेकिन महाराष्ट्र में इतना बड़ा वोट कैसे बढ़ जाता है? ऐसे लोकसभा में कई जगह हुआ है। तो ये बताना चाहिए, दोनों राज्यों में अगर इतना बड़ा फर्क, तो वहां भी 5-10% का तो फर्क आ सकता था ना झारखंड में, लेकिन नहीं आया। देखिए, हम तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश के बाईपोल्स देखे। 9 विधानसभा पर जिस तरह से जंगल राज किया है योगी सरकार ने, पब्लिक के सामने है वो वीडियोस जहां पर पुलिस रिवॉल्वर ताने हुए है और बोल रही है, जो पूरी भाषा में जिस बात हो रही है कि ऊपर से ऑर्डर है, हम गोली भी चला सकते हैं और लोगों के वोट स्लिप लेकर फाड़ देगा। ये कुछ इंसिडेंट हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ इंसिडेंट वैसे ही है, जैसे चावल पकता है तो हम एक उठा के देखते हैं ना कि वो पका है कि नहीं पका है। ये दिखा रहा है कि कैसे 9 सीटों पर ये नुमाइंदगी कर रहा है पूरे सिस्टम के अंदर, जो रॉट है, द रॉट दैट हैज सेट इन द सिस्टम, ये उसकी नुमाइंदगी कर रहा है। और आप जानते हैं, एक तरफ ये सब, दूसरी तरफ आपको याद होगा महाराष्ट्र के चुनावों में, याद है भाजपा ने वो जो एक वीडियो जारी किया था, सुप्रिया सुले, नाना पटोले जो हैं वो पैसे की मांग कर रहे हैं। एआई डॉक्टर्ड, कहाँ गया वो एआई डॉक्टर्ड वीडियो? उसकी कोई चर्चा नहीं है, उसकी अब कोई चर्चा नहीं है, चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये सोचिए कितना खतरनाक खेल है। कायदे से तो पूरे के पूरे चुनाव पर ही सवाल उठ जाना चाहिए था कि आप ये कर क्या रहे हैं। आप ईडी की रेड उसी दौरान डलवा रहे हैं, झारखंड में जो हुआ था। आप फर्जी वीडियो, फर्जी एआई वीडियो, और कोई जिम्मेदार नहीं। सबसे खतरनाक अभिसार ये है कि जो ये चाहते हैं वो कर लेते हैं, फ्रॉड सामने आ जाता है। ये एआई डॉक्टर्ड वीडियो था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया फर्जी वीडियो था, फर्जी आवाजें थी। जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं। क्या वहां पे भाजपा के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। जिसने उसे शेयर किया कार्रवाई हुई। आप जुबेर पर कार्रवाई कर देते हैं कि वो यति नरसिंहानंद की नफरती भाषण को हमें आप तक पहुंचाता है और ये कहता है ये अपमानजनक है, सिर्फ इतना कहा। हाँ। और आज की तारीख में हर जो वहां पर जजेस की बेंच बैठ रही है, वो अपने आप को रिक्यूज, वो उस मामले को सुनने को तैयार नहीं है। ये कल्पना से विचित्र हो रहा है इस देश में। जजों से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें इंसाफ देंगे, मगर एक मोहम्मद जुबैर का मामला आ रहा है अदालतों के सामने, तो तमाम जो जजेस हैं वो बार बार खुद को मामले से रिक्यूज कर रहे हैं। ये कल्पना से विचित्र है। और मैं आप दोनों की टिप्पणी इस पर चाहूंगा। सबसे पहले मुकुल बताएं इस पे। मैं यही कह रहा हूं कि अगर इस तरह से पक्षपात दिखाई देगा और इस तरह से डराया जाएगा, जैसे वोट की चोरी की बात मैं बता रहा था कि एक तो आप शराब, पैसे से आप वोट प्रभावित करते हैं, आप वोट ना दें इसलिए प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों को पैसे देकर उनकी उंगलियों पर निशान लगा देते हैं कि वोट आप मत डालने जाइए। इस तरह से कई तरह से वोट को मैनेज किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो इंसाफ की आवाजें हैं उन्हें इस तरह से पीड़ित बनाया जा रहा है, उन्हें आरोपी बनाया जा रहा है। तो अगर विश्वास खत्म हो जाएगा, लोगों में डर, तो फिर डर भी खत्म हो जाएगा, फिर ये बड़ा नुकसान होगा। ये मेरा मानना है कि ये शूटिंग द मैसेंजर है। जिस तरह से मोहम्मद जुबैर पर ये केस बार बार आया है, 2 साल में दोबारा आया है, उससे एक बात साफ है अभिसार कि इनको डर ये है कि हमारा नफरती अभियान तो चलता रहे, यति नरसिंहानंद बकता रहे, बागेश्वर धाम वाला नफरत बोलता रहे, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल, लेकिन हम और आप इस पर चर्चा ना करें और ये ना बताएं कि यह गलत बोल रहा है, इसे धार्मिक दंगा भड़का रहा है। तो दंगा भड़काने का केस तो उसके ऊपर होना चाहिए, जेल वह जाना चाहिए, एफआईआर उस पर होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्योंकि वह मोहम्मद है, इसलिए जुबैर है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो फैक्ट और फैक्ट चेकर दोनों को जेल भेजने की तैयारी है, तथ्य को भी जेल भेज रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल। और भाषा इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।